नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में आदिकाल की तात्कालिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ा था। आज हम उस आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि इस आदिकाल के अंतर्गत जितना भी जो साहित्य रचा गया, उस साहित्य की क्या क्या विशेषताएं रही जो कि हमारे साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में विद्यमान हैं। तो हम देखते हैं कि इस काल की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं निम्न अनुसार हैं। सबसे पहली अगर हम विशेषता की बात करें तो इस काल की सबसे पहली जो विशेषताएं हैं वह है आदिकालीन साहित्य व पूर्व परंपरा। आदिकालीन साहित्य व पूर्व परंपरा इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पहचानी गई हैं। यह विशेषता यह कहती है कि इस काल के अंतर्गत जो हमें यदि साहित्य का जो स्वरूप दिखाई देता है, वह स्वरूप हमें विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। क्योंकि इस काल के अंतर्गत हम ये यदि देखें तो आदिकाल का जो साहित्य माना गया है वह एक वीर गाथात्मक साहित्य माना गया था। यानी कि इस काल के अंतर्गत वीर गाथात्मक साहित्य की रचनाएं देखने को मिलती हैं। परंतु इस काल के अंतर्गत आदिकाल की जो वीर गाथात्मक साहित्यिक रचनाएं तो होती थी, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इससे पहले की जो पूर्व परंपरा थी, वह पूर्व परंपरा की भी अनेक प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जिसके अंतर्गत यदि हम देखें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, तो इस प्रकार के जो साहित्य की रचनाएं हैं, वह रचनाएं भी इस काल के अंतर्गत होती रही हैं। तो इसीलिए आदिकाल एक ऐसा काल था जिसने अपने साहित्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रासो ग्रंथों की तो रचनाएं की थी, जैसे खुमाण रासो है, विशलदेव रासो है, प्रमाल रासो है, जय मयंक जस चंद्रिका है, आदि अनेक प्रकार के साहित्य की रचनाएं तो की थी। लेकिन उसके साथ साथ यह जो साहित्य परंपरा थी, इसमें हम देखते हैं कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य जैसी अनेक प्रकार की साहित्यिक विशेषताएं भी विद्यमान रही। अब हम बात करते हैं इस काल की दूसरी विशेषता के संदर्भ में, तो वह है कथ्य प्रतिपादन। कथ्य प्रतिपादन इस काल की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है, क्योंकि इस साहित्य का सुसर्जन एक व्यापक पटभूमि को आधार बनाकर हुआ। इसमें नाथों, सिद्धों व जैन संप्रदायों की सात्विक धर्म मनोवृत्तियों का विशद चित्रण हुआ है। रासो काव्य तथा अन्य श्रृंगारपरक ग्रंथों में श्रृंगार रस की सहज सरलता व हृदयग्राही सहिष्णुता विद्यमान है। आदिकालीन वीर गाथाओं में जहाँ वीर रस की उछल कलोलिनी है, वहाँ उनमें आश्रयदाताओं का उद्दाम यशोगान भी हैं। तो इस काल का जो कथ्य प्रतिपादन था, वह कथ्य प्रतिपादन हम यदि देखें तो इस काल में श्रृंगार का भी है, वीर गाथात्मकता का भी है और यशोगान का एक संपूर्ण चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इस काल का जो कथ्य है या जो कथा वस्तु है, वह बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही उपयोगी रही है। इसी प्रकार से हम यदि तीसरी विशेषता की बात करें तो वह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब देखते हैं कि इस काल के अंतर्गत जितने भी जो साहित्य की रचनाएं हुई, वो साहित्य की रचनाएं उस काल के जो छोटे छोटे जो राजवंश थे, उन राजाओं के आश्रय में रहने वाले जो अनेक चारण एवं भाट जाति के जो कवि थे, वे चारण व भाट जाति के जो कवि थे, वे अनेक राजा महाराजाओं के आश्रय में या उनके राज दरबार में रहते थे, जिन्हें कि राजाओं ने आश्रय दे रखा था। जब ये कवि उन राजा महाराजाओं के यशोगान का वर्णन करते थे, तो वह हमेशा अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनका बहुत ही अधिक वर्णन करते थे। यह वर्णन हमें विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है, चाहे उन राजा महाराजाओं की वीरता का प्रदर्शन हो, चाहे उनके द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन हो, चाहे उनके द्वारा अनेक प्रकार के जो विवाह किए गए हैं और विवाह में उन्होंने अपनी जो वीरता का जो परिचय दिया है, उस परिचय को उन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। जैसे हम देखें पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत यदि हम देखते हैं, तो जब पृथ्वीराज रासो जो है वह संयोगिता का वर्णन करने के लिए जाता है, तब वह अब उसकी वीरता, उसका पराक्रम, उसका शौर्य वहाँ पर झलकता हुआ दिखाई पड़ता है।
तो इसीलिए इन्होंने अपने आश्रयदाताओं का पूर्ण रूप से उनका वर्णन किया है, चाहे उनकी वीरता का वर्णन हो, उनकी जो है विवाह में किए गए उत्कर्ष कार्यों का वर्णन हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा का वर्णन दिखाई देता है। अगली जो काव्य की विशेषताएं हमारे सामने आती है वह है युद्धों की सजीवता का वर्णन। इस काल में जितने भी जो रासो ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं, उन रासो ग्रंथों की रचनाओं के अंतर्गत यदि युद्धों का वर्णन देखें तो युद्धों का वर्णन अत्यंत ही सजीव प्रतीत होता है। वह सजीव प्रतीत इस प्रकार से होता है कि उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत सभी प्रकार से, चाहे युद्ध के सेना में जो व्यूह रचना रची जाती है उसका उन्होंने चित्रण किया है, युद्ध में प्रयुक्त होने वाले हाथियों, घोड़ों, पैदल सेनाओं द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन है, और उसके साथ साथ जो युद्ध में प्रयोग लेने वाले जो अस्त्र शस्त्र हैं, चाहे तलवार हैं, भाले हैं, तीर हैं, और उन सभी का भी उन्होंने अत्यंत ही सजीव चित्रण अपनी काव्य रचना के अंतर्गत किया है। यह जो काव्य रचना है एक सैनिक युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव होने के कारण ही इन रचनाओं का युद्ध वर्णन सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला प्रतीत होता है। इसीलिए युद्ध वर्णन होने के कारण से इस समय के जो साहित्य के अंतर्गत जो भाषा का प्रयोग किया गया वह भी बड़ा ही ओजस्वी रूप प्रस्तुत किया गया है। अब हम यह अगली काव्य की विशेषता की बात कर रहे हैं आदिकालीन काव्य की, तो वह है वीर रस का निरूपण। हम यदि समूचे आदिकालीन साहित्य पर दृष्टिपात करें तो हमें यह दिखाई देता है कि इस काल के अंतर्गत वीर रस की महत्वपूर्ण प्रधानता दिखाई पड़ती है। वीर रस का चित्रण दिखाई देता है, चाहे वह युद्धवीर हो, दानवीर हो, दयावीर हो, धर्मवीर हो, सभी प्रकार के वीरों का बड़ा ही वीरतापूर्वक, साहसपूर्वक, उत्साहपूर्वक जो निरूपण किया है वह बड़ा ही बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस काल के अंतर्गत जो 9 हमारे रस माने गए हैं, उन 9 रसों में भरत मुनि के जो 9 रस हैं, उन 9 रसों में वीर रस की महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती हैं। अगली जो काव्य की विशेषता है वह है वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का समन्वय। हम यदि देखें तो यह जो काव्य है वो पूर्ण रूप से वीर गाथात्मक काव्य था, वीर रस की प्रधानता से ओतप्रोत काव्य था, लेकिन उसके साथ साथ श्रृंगार रस का भी पुट देखने को मिलता है। चाहे हम देखें कहीं पर संयोग श्रृंगार का वर्णन देखने को मिलेगा, कहीं पर हमें वियोग श्रृंगार का वर्णन देखने को मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि जब संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के विरह में बड़ी ही व्यथित होती हैं, उन्हें जब वह स्वप्न दर्शन होता है तो उस समय वहाँ पर जो है वह विरह का वियोग श्रृंगार का स्वरूप दिखाई देता है। तो वहीं दूसरी ओर जब पृथ्वीराज चौहान जब है संयोगिता को प्राप्त करने के लिए जब आते हैं तब उन दोनों का जो परस्पर जो मिलन होता है वह संयोग श्रृंगार का निरूपण हमें देखने को मिलता है। तो इस काल के अंतर्गत वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस के दोनों ही पक्ष, चाहे वह संयोग पक्ष हो चाहे वह वियोग पक्ष हो, दोनों ही पक्षों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अगली हम काव्यगत विशेषता की बात करें तो उस काव्यगत विशेषता के अंतर्गत है प्रकृति निरूपण। देखिए आदिकालीन साहित्य के बारे में कई लोग ये कहते हैं कि वह बड़े ही निष्ठुर थे और यथार्थता का वर्णन करते थे, चाहे मतलब वो युद्ध का वर्णन करते थे, उनमें ओज की भावना थी। लेकिन हम देखते हैं कि उनके साहित्य में कहीं कहीं पर और बड़े ही विस्तृत रूप से प्रकृति का निरूपण भी दिखाई पड़ता है। उन्होंने प्रकृति की दोनों पद्धतियाँ, चाहे वह आलंबन हो चाहे उद्दीपन हो, उन दोनों ही पद्धतियों को उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत अपनाया और उसका पूर्ण रूप से चित्रण किया है। उन्होंने प्रकृति वर्णन की परिगणन शैली का भी उपयोग किया है। इस साहित्य के प्रणेता ने विभिन्न प्राकृतिक वर्णनों के साथ साथ मानव जीवन की रागात्मकता का भी कलात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की हैं। इस साहित्य के प्रकृति निरूपण के दोनों ही रूप, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि आलंबन व उद्दीपन, इन दोनों रूपों का चित्रण हमें पृथ्वीराज रासो की काव्यगत रचनाओं के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। अगली काव्यगत विशेषता है वह है अभिव्यक्ति की शैलियाँ ढिंगल व पिंगल। इस समय का जो आदिकालीन जो साहित्य था या वीर गाथात्मक जो साहित्य था, इस समय का जो साहित्य लिखा गया वह 2 प्रकार की शैलियों पर आधारित था।
डिंगल व पिंगल। उसका मूलभूत कारण यह था कि यह जो साहित्य था यह बड़ा ही एक खड़ेपन के रूप में या फिर कह दें कि एक ओज के रूप में या जोश के रूप में प्रस्तुत करने का जो भाव है वह केवल इन्हीं शैलियों के आधार पर हो सकता था। इसीलिए इस काल के जो कवि थे उन कवियों ने डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग किया और कहते हैं कि उस समय की यह क्षेत्रीय भाषा भी थी जो सामान्य बोलचाल के अंतर्गत प्रयुक्त होती थी। इसीलिए इन्होंने अपने काव्य की अभिव्यक्ति के लिए इन दोनों शैलियों का बहुत ही महत्वपूर्ण व सुंदर चित्रण अपनी काव्य भाषा के अंतर्गत किया है। ये दोनों ही जो शैलियाँ हैं ये हमारे संस्कृत जो प्राचीन भाषा है संस्कृत की पांचाली, गौड़ी आदि जो रीतियाँ मानी गई हैं उन रीतियों पर ही यह आधारित शैली हैं तथा हम मानते हैं कि हमारी जो प्राचीन जो संस्कृत की जो वृत्तियां हैं आर्भटी और सात्विक, उन आर्भटी और सात्विक वृत्तियों के समान ही हिंदी भाषा की ये दोनों ही महत्वपूर्ण शैलियां मानी गई हैं। अगली हम काव्यगत विशेषता की बात करते हैं तो वह है काव्यगत रूप। इस समय का आदिकालीन साहित्य का यदि हम काव्यगत रूप की बात करें तो इस समय अनेक प्रकार के रूपों का वर्णन देखने को मिलता है। रासो काव्य के अंतर्गत चरित काव्य का रूप, मुक्तिक काव्य का रूप, हठ योगात्मक रूप या फुटकर पद, यानी कि विभिन्न प्रकार का साहित्य रचा गया है। हम देखते हैं कि रासो काव्यों की रचना हुई जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, कुमार रासो आदि, या फिर चरित काव्य के अंतर्गत देखें तो चरित काव्य किसी के चरित्र का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मुक्तक काव्य का स्वरूप भी दिखाई देता है जहाँ पर एक काव्य का तालमेल जो कि ऊपर से नीचे तक का जो तालमेल दिखाई नहीं पड़ता वह तालमेल हमें वहाँ पर मुक्तक काव्य के रूप में दिखाई देता है। कहीं कहीं हम देखते हैं सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और इसके अंतर्गत जो हठ योगात्मक साहित्य का स्वरूप है वह भी दिखाई देता है। उसके साथ साथ अनेकों फुटकर पदों की भी रचना हुई है। तो हम कहते हैं कि इस काल के अंतर्गत काव्य का जो रूप था वह बहुत ही व्यापक था, विस्तृत था। अंतिम जो काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह है शिल्प विधान। शिल्प विधान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां आदिकाल का जो कथ्य है वह अत्यंत ही मनोरम है, वहीं शिल्प विधान अत्यंत ही आकर्षण भी है। अपना वही आकर्षण स्वरूप यदि हम देखें तो इस समय की जो शिल्प विधान की जो विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अलंकारों का, छंदों का पूर्ण रूप से प्रयोग हुआ है। छंदों के अंतर्गत देखें तो हमें छप्पे हैं, रोला हैं आदि छंदों के अंतर्गत साहित्य की विशेषताएं देखने को मिलती हैं इस काल की। उसके साथ साथ यदि हम अलंकारों की बात करें तो अलंकारों के अंतर्गत उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है आदि अनेक प्रकार के अलंकारों की उन्होंने अलंकारों का प्रयोग अत्यंत ही सुंदरता से उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। उसके साथ साथ यदि हम रसों की बात करें तो उन्होंने वीर रस को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में प्रदान किया है, श्रृंगार रस को महत्वपूर्ण रूप से उभारा है। उसके साथ साथ हम यदि देखें तो श्रृंगार के विभिन्न रूपों का, दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। या फिर हम यदि देखें तो हमारे नौ ही रस हैं उन 9 रसों का भी सुंदर ही चित्रण उन्होंने अपने काव्यगत शिल्प विधान के अंतर्गत किया है। उसके साथ साथ यदि हम शिल्प विधान के अंतर्गत भाषा की बात करें तो इस काल की जो भाषा रही है वह भाषा डिंगल और पिंगल यानी कि मिश्रित राजस्थानी के रूप में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आदिकालीन काव्य की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम अगला वीडियो के अंतर्गत अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।